कोड है 12 और आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। हमारे आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व ऐसे अनुपात में होने चाहिए कि जिससे हमारे शरीर की सारी आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति होती रहे। ऐसे आहार को ही क्या कहा जाता है? संतुलित आहार। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने उस आहार को जो हमारे शरीर की सभी पौष्टिक तत्व हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करता है, संतुलित आहार कहते हैं। According to Sri Gopalan, a balanced diet is one which contains different types of food in such quantities and proportion that the need of calories, minerals, vitamins, and other nutrients is adequately met, and a small provision is made for extra nutrient to withstand short duration of leanness. It means संतुलित आहार वह है जिसमें कि सभी पोषक तत्व उतनी मात्रा तथा अनुपात में हो जिससे ऊर्जा, खनिज लवण, विटामिन तथा अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता शरीर की जैविक क्रियाओं तथा स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए सही अनुपात में मिल जाए तथा साथ ही पोषक तत्वों का बहुत थोड़ा सा भाग शरीर में एकत्रित हो सके जिससे कि भूख लगने पर शरीर को कुछ समय तक चलाया जा सके। चलिए आप इसको अब जनरल लैंग्वेज में देखते हैं। हम अधिकतर सुनते हैं कि हमारा जो है शरीर 1/3 तो खाने से भरा होना चाहिए और 2/3 डॉक्टर के लिए खाली होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है, डॉक्टर के लिए खाली होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है उसमें इतना होना चाहिए कि हम उसमें खाना भी खा लें, पानी के लिए भी जगह हो और सांस लेने के लिए भी जगह हो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा शरीर है उसी तरह हम उसकी तुलना हम कढ़ाई से करते हैं। अगर हम कढ़ाई को ऊपर तक सब्जी से भर दें और फिर उसको बनाने की कोशिश करें सब्जी को, तो क्या बनेगी? क्या बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें हिलने डुलने और मूवमेंट के लिए कोई स्थान ही नहीं होगा। अच्छा छोड़िए, अगर हम आधी सब्जी भरें और ऊपर तक पानी डाल दें तो क्या सब्जी पकेगी? नहीं पकेगी, क्योंकि उसमें उबाल आने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। सॉरी मैडम, प्रज्ञा मैम सॉरी, जो अपना वीडियो भी तो दिखाओ, तब एक्सप्रेशन जेस्चर वो नहीं होगा तो बच्चे को ध्यान कहाँ से देंगे? आपने अपना वीडियो पॉज किया हुआ है। ओ सॉरी सर। कोई बात नहीं। इट्स ओके नाउ। आप तो बहुत अच्छी जगह बैठे हो। अच्छी जगह नहीं, बहुत अच्छी जगह है, जहाँ तहाँ जो हरी भरी जो है सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। गुड, नाउ कंटिन्यू। थैंक यू मैम। ओके। और अपने अगले आधी सब्जी भरी और उसमें ऊपर तक पानी भर दिया तो क्या सब्जी बनेगी? नहीं, सब्जी तो नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें उबालने के लिए जगह ही नहीं रह जाएगी। इसी प्रकार अगर आप खूब सारे हलवे बनाए, विभिन्न प्रकार के आप हलवे बना रहे हैं, गाजर का भी हलवा बना रहे हैं, आलू का भी हलवा बना रहे हैं, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? गरम गरम उसमें ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, तो क्या होगा? हलवा खराब हो जाएगा। आपने हलवे बनाए और उसमें अब बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही हमारा जो पेट है वो उसी की तरह है। जैसे हलवा खराब हो जाएगा, उसी तरह आप खाना खाने के बाद बर्फ वाला पानी पी लेते हैं तो उससे क्या होता है? आपकी जो जठराग्नि है वो मंद पड़ जाती है और उससे क्या होता है? आपका पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता उस चीज को, आप उसे पचा नहीं पाते, आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर आपको 10 की भूख है तो आप 7 पे ही रुक जाइए। डकार लेने का मतलब है कि आपका पेट भर गया है। अगर आपने बोला मेरा पेट भर गया है तो सफिशिएंट, इट इज सफिशिएंट, काफी है इतना। ज्यादा खाने से बेटर है थोड़ा खाइए, कम खाइए। किसी भी व्यक्ति को संतुलित आहार जरूरी होता है,
क्योंकि अगर शरीर को सही और संतुलित पोषक तत्व ना मिले तो शरीर न सिर्फ कमजोर हो सकता है बल्कि बीमारियों का घर बन सकता है। संतुलित आहार आपके अंगों और ऊतकों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। संतुलित आहार में सभी प्रकार के आवश्यक तत्व विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, लौह तत्व आदि होते हैं जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और आपको बीमारी, संक्रमण, थकान से बचाते हैं। संतुलित आहार बच्चों के विकास में मदद करता है। भारत में मोटापे और मधुमेह का बढ़ता स्तर एक खराब आहार और व्यायाम की कमी के प्रमुख उदाहरण है। एक एग्जाम्पल के अनुसार अमेरिका में मोटापे और मधुमेह के बढ़ते स्तर का प्रमुख कारण क्या है, आपको पता है? उसका कारण है संतुलित आहार की कमी। अमेरिका में क्या है, मोटापा क्यों ज्यादा देखा जाता है, डायबिटीज क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि वहां पर बैलेंस डाइट ही नहीं लेते लोग। क्या खाते हैं आपको पता है? वहां पर मैदे की रोटी खाते हैं, फ्रिज में रख देंगे और उसको मैदे की रोटी को खाएंगे, उसको लेकर आएंगे खरीद कर, उसको खाएंगे। आपको इंडियन फूड आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं, आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। इंडियन फूड अगर आपको चाहिए, वेजिटेबल्स अगर आपको चाहिए, इंडियन फूड्स, वेजिटेबल, नॉनवेज तो मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेबल देखने के लिए जाएंगे कि आपको वेजिटेरियन खाना है, तो वेजिटेरियन खाने के लिए आपको बहुत दूर तक सर्च करना पड़ेगा। तो इसी कारण वहां के लोगों में मोटापे और डायबिटीज की समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है। संतुलित आहार की कमी, इसकी वजह से दिल की बीमारी, कैंसर, आघात, डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं। संतुलित आहार होने के कई कारणों पर निर्भर करता है। संतुलित आहार जो है वो हमारी शारीरिक जरूरतें, उस पर कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे आयु, लिंग, जैसे लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा भूख लगती है। उनको जो लड़कों का जो शरीर है, जो पुरुषों का जो शरीर होता है, उनको जो है ज्यादा डाइट की जरूरत पड़ती है लड़कियों की अपेक्षा। तो लिंग के अनुसार, आयु के अनुसार, बच्चों का ग्रोथ पीरियड होता है तो बच्चों को भी डाइट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए, लैक्टेशन मदर के लिए, जो गर्भवती स्त्री है, उसको हम अतिरिक्त भोजन, अतिरिक्त प्रोटीन, अतिरिक्त आयरन, अतिरिक्त फैट, सबकी जरूरत पड़ती है। अगर आप हैवी वर्कर की बात करें तो उसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? उसको सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोज चाहिए। हैवी वर्कर को, शारीरिक कार्य करने वाले जो होते हैं, उनको कार्बोज की ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारा संतुलित आहार भी इन्हीं तथ्यों पर आधारित है। संतुलित आहार वह है जिसमें कि पोषक तत्व उतनी मात्रा तथा अनुपात में हो जिससे ऊर्जा, खनिज लवण, विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व की आवश्यकता शरीर की जैविक क्रियाओं तथा स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए सही अनुपात में मिल जाए, तथा साथ ही साथ पोषक तत्वों का बहुत थोड़ा सा भाग शरीर में एकत्रित हो सके, जिससे कि भूख रहने पर शरीर को कुछ समय तक चलाया जा सके। तो हम ये बात कर रहे थे बैलेंस डाइट की, कि आपके भोजन में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो आप केवल उस बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, बल्कि उससे संबंधित बीमारियों से भी आप ग्रसित हो जाएंगे। कि आपको जो न्यूट्रिएंट की कमी हुई है, आप केवल उसी रोग से ग्रसित नहीं होंगे, बल्कि आपको अन्य बीमारियां भी लग जाएंगी। जैसे जैसे आपके आहार में पोषक तत्वों की कमी होती जाएगी, आपको अन्य बीमारियां भी लगती चली जाएंगी। हम संतुलित आहार क्या करता है? हमें रोगों से रक्षा करता है, रोगों से लड़ने की रक्षा प्रदान करता है, और विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता, क्योंकि विभिन्न पोषक तत्व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर बच्चों का शारीरिक विकास नहीं होगा तो क्या होगा? उनका मानसिक विकास भी नहीं होगा। तो हमारे शरीर पर ही हमारा मानसिक विकास निर्भर करता है, इसलिए हमें बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। और संतुलित आहार की हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है, ऐसा नहीं बच्चों के लिए ही है, सभी के लिए इसकी महती आवश्यकता है। संतुलित भोजन के लिए 3 न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। अब बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत और शरीर का विकास करता है। प्रोटीन क्या करता है?
हमारे शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत और शरीर का विकास करता है। मांसपेशियों से लेकर हमारे नर्व सेल भी प्रोटीन पर निर्भर करते हैं। तो जैसे गठिया, हार्ट डिजीज, गंजापन और तमाम बीमारियां जो हो जाती हैं, ये हमारे प्रोटीन की कमी के कारण होती है। और प्रोटीन क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम कार्बोज कम लेते हैं तब क्या होता है? प्रोटीन अपना एनर्जी प्रदान करने का कार्य भी करता है। प्रोटीन का कार्य एनर्जी प्रदान करना नहीं है, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है शरीर में, तो प्रोटीन हमें एनर्जी भी प्रदान करता है। और क्या करता है? बफर की भांति कार्य करता है। आप कहेंगे बफर क्या होता है? बफर की भांति कार्य करने का मतलब है कि शरीर में आवश्यकता से अधिक अम्ल या क्षार होने से रोकता है। ना तो इसे एसिडिटी होने देता है, ना इस क्षार को बनने देता है। दोनों ही कंडीशन को ये होने से शरीर में आवश्यकता से अधिक ना हमारे शरीर में एसिडिटी होती है और ना क्षार बनता है। ये बफर की भांति कार्य करता है। और क्या करता है प्रोटीन? चोट लगने पर रक्त प्रवाह को रोकने में भी सहायक है। अगर हमें चोट लग जाती है, शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है, तो हम जो हम शरीर में प्रोटीन की पूर्ण मात्रा लेते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे शरीर में रक्त प्रवाह भी होने से रोकता है। अब बात करते हैं विटामिन। समुचित मात्रा में विटामिन ग्रहण करने से शरीर विभिन्न रोगों से लड़ने तथा उनसे बचे रहने की क्षमता प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो क्या होता है? जो बीमारियां होती हैं उनसे रोकने की है। और अगर कमी हो जाए तो हमें तुरंत बीमारी लग जाती है। और जिनकी एंटीबायोटिक क्षमता अच्छी होती है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, उनका क्या होता है? वो जल्दी से बच्चे बीमार नहीं पड़ते। विटामिन ग्रहण करने से शरीर चुस्त और स्वस्थ रहता है और शरीर में शक्ति की कमी भी नहीं होने देता। विभिन्न कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति भी कम हो जाती है। और क्या करता है? विटामिन हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। विटामिन क्या करता है? हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे न्यूट्रिएंट को। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। सभी जानते होंगे कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। लेकिन आपको जो आपके विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन वसा में घुलनशील है, ये पता होना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में। जल में जो घुलनशील विटामिन है आप उन्हें कहते हैं B1, B2, बी फॉलिक एसिड, कोलिन, इनासिनटॉल, पैराअमीनो बेंजोइक एसिड, B12, कहते हैं ना बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? आपके बहुत सारे विटामिन आते हैं, पूरा ग्रुप है विटामिन का। तो आपको पता होना चाहिए। B1 क्या होता है? थायमिन कहते हैं आपको, थायमिन, राइबोफ्लेविन, ये आपको नाम पता होना चाहिए। विटामिन B1, इसका दूसरा वाले को कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन निकोटिनिक एसिड, और इसका दूसरा नाम है नाइसिन। क्या नाम है? नाइसिन। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, पैंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, फॉलिक एसिड। कहा जाता है कि जो विटामिन जल में घुलनशील है हम उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या, जब हम चावल बनाते हैं तो इतने समय हमें उसका जो पानी है उसे फेंकना नहीं चाहिए। क्या करते हैं हम? उस पानी को या तो माड़ में यूज कर लेते हैं या किसी भी चीज में यूज कर लेते हैं। जैसे सब्जी हमें पहले ही साफ कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसे धोना चाहिए। ऐसा नहीं काट लें उसके बाद धोएं, नहीं। उसमें क्या होगा? आपके जो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो सब निकल जाएंगे और उनका आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। और विटामिन B6, विटामिन जो वसा में घुलनशील है वो कौन से होते हैं? विटामिन A, विटामिन D और विटामिन K जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन है। ये आपको पता होना चाहिए। और इनमें क्या विभिन्नता होती है?
वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनमें क्या विभिन्नता होती है? आवश्यकता से ज्यादा लेने पर शरीर में ये जमा हो जाते हैं। जो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, जिन्हें हम आवश्यकता से ज्यादा लेते हैं तो हमारे शरीर में जमा हो जाने लगते हैं। और जबकि जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, इसकी अधिक मात्रा भी हो जाती है तो बहुत कम जमा होते हैं, जमा कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि जमा होने लगते हैं, नहीं, इनकी मात्रा कम होने लगती है जमा। उत्सर्जित नहीं किए जा सकते। जो विटामिन है वसा में जो घुलनशील होते हैं ये उत्सर्जित नहीं किए जा सकते, जबकि जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं इन्हें हम उत्सर्जित भी कर देते हैं, उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। उत्सर्जित कहते हैं क्या होता है? जैसे हम मल मूत्र को निकाल देते हैं, ऐसे ही उसको कहा जाता है उत्सर्जित करना। कमी के कारण धीरे धीरे प्रतिलक्षित नहीं होते। इसकी कमी का जो प्रभाव होता है धीरे धीरे प्रतिलक्षित नहीं होता वसा में घुलनशील विटामिन का। जो पानी में घुलनशील विटामिन है उनके कमी का प्रभाव तेजी से प्रतिलक्षित होने लगता है, दिखाई देने लगती है हमें विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी, और विटामिन सी को क्या दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, जो सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। संतरा, आंवला, सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है? आंवला। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? आंवला। इसलिए हमें अपने बच्चों को क्या करना चाहिए? आंवले का मुरब्बा, आंवले का जैम, आंवले की जेली, जितना ज्यादा हो सके आंवले का हमें उपयोग कर बनाकर आंवले का च्यवनप्राश, ये सब चीजें अपने बच्चों को जरूर खिलानी चाहिए और खानी चाहिए। अब विटामिनों का कार्य क्या होता है? विटामिन क्यों जरूरी है हमारे शरीर में? विटामिन का, सभी विटामिनों का अलग अलग कार्य होता है। विटामिनों का क्या कार्य होता है, ये क्यों जरूरी है हमारे शरीर में? क्योंकि ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर में कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। इसलिए हमारे लिए विटामिन बहुत जरूरी है। और क्या करते हैं? हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं, चुस्त बनाए रखते हैं, हमें एनर्जी भी प्रदान करते हैं, और हमारे शरीर की सेल्स जो होती हैं उसमें रिपेयरिंग का कार्य करते हैं, मरम्मत का कार्य करते हैं। इसलिए हमें विटामिन, बहुत कौन से रोग होते हैं विटामिन की कमी से? क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी में क्या होता है? थायमिन की कमी से लंबे तक समय तक बनी रहे तो क्या होता है? मृत्यु तक हो सकती है। इससे क्या होता है? शरीर में पानी भर जाता है, सूख जाते हैं, नाड़ी संस्थान संबंधी विकार हो जाते हैं। बेरी बेरी भी दो प्रकार का होता है, पहला होता है आर्द्र बेरी और दूसरा होता है शुष्क बेरी। इसमें क्या होता है? ऑडिमा होना, कहते हैं ना ऑडिमा हो गया। ऑडिमा क्या होता है? पानी शरीर में भरने लगता है। और दूसरा होता है शुष्क बेरी, इसमें तंत्रिका संबंधी जो नर्वस सिस्टम है आपके, उसमें संबंधी रोग हो जाता है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जो आपकी आंत्र नली है की कमजोर। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? नो मैम, कट कट के आ रही है मैम। और बीच में कट जा रही है मैडम, बीच में कटती वजह ठीक कर लिए, बीच में कट जा रही है। वॉइस कट रही है? हाँ, बीच में कट जा रही है। जी सर, उत्पन्न हो जाती है किससे? विटामिन B1 से, जिसे हम थायमीन भी कहते हैं। और राइबोफ्लेविन से क्या होता है? राइबोफ्लेविन से क्या होता है? चयापचय में हार्मोन जो होता है, आंखों की रेटिना पट्ट में कुछ परेशानी आ जाती है। और क्या होता है? राइबोफ्लेविन की कमी का प्रभाव सिलवटों वाली त्वचा, आंख तथा नाड़ी संस्थान के कुछ ऊतकों पर दिखाई देने लगता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के चयापचय में सहायक एंजाइम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आपके निकोटिन एसिड से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा का शायद नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है? हमारी जो त्वचा है वो भद्दी होने लगती है। और इसमें क्या होता है? सफेद रंग, स्वाद में कसैला और सुई के आकार रवे वाला तत्व है। और ये क्या होता है? पानी में सामान्य घुलनशील तथा ठंडे पानी में बहुत कम घुलता है।
यह अम्ल, क्षार, ताप और प्रकाश के प्रति स्थिर है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? थकावट होने लगती है, परेशानी, सिर दर्द होने लगता है, हमें हेडेक हो जाता है, पीठ में भी दर्द होता है, भार में कमी आ जाती है, भूख लगने लगती है, शारीरिक स्वास्थ्य का गिरना हो जाता है और हमारी जीभ, गला, मुंह प्रभावित होने लगते हैं। किससे? पेलाग्रा से। निकोटिनिक एसिड से क्या होता है? हमारे शरीर में थकावट, परेशानी, सिर दर्द ये सब होने लगता है, जी मिचलाने लगता है, वमन अतिसार होने लगता है और इससे क्या होता है? डर्मेटाइटिस त्वचा के लक्षण भी हो जाते हैं। इसमें हमारे हाथ, बाहां, कोहनी, पांव, टांगों, घुटने और गर्दन में होता है। इसमें त्वचा सबसे पहले लाल हो जाती है, फिर सूजन आ जाती है, फिर धूप के जलने, कहते हैं सनबर्न हो गया है। कुछ लोग होते हैं कि अपने कपड़े धो तो लेते हैं लेकिन सुखाते नहीं है। वो कहते हैं कि क्यों नहीं सुखाएंगे? इसलिए नहीं सुखाएंगे कि धूप में जाने से हमारे सनबर्न हो जाएंगे। उनकी जो त्वचा होती है ना, उसमें धूप के कारण उनको सनबर्न हो जाते हैं, तो उनकी त्वचा सनबर्न जैसी हो जाती है और त्वचा में खुरखुरी होने लगती है, पपड़ी पड़ने लगती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ने पर डर्मेटाइटिस का लक्षण अधिक तीव्र होने लगता है। और डर्मेटाइटिस के भी 3-4 उसको आप 4 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो उसमें डेथ हो जाती है। इसलिए हमें जो है सभी विटामिन संतुलित मात्रा में अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार अवश्य लेने चाहिए। और कल हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि फूड ग्रुप क्या होते हैं, फूड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, फूड ग्रुप के ऊपर हम आपको बताएंगे। थैंक यू।